भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद की वृद्धि औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने एकता की खोज शुरू की। औपनिवेशिक शक्ति के साथ के तहत उत्पीड़न की भावना विभिन्न वर्गों के लिए सामान्य थी, लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद का प्रभाव अलग अलग महसूस किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक आंदोलन के अंतर्गत एकजुट करने की कोशिश की। फिर बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ और 1918 तक चला, 1918 तक। तो इस युद्ध ने दुनिया को एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण करने के लिए विवश किया। करों में बढ़ोतरी, अनाज की कीमतें बढ़ीं, ठीक है, ये अधिक किराया से आम लोग को अत्यधिक कठिनाई हुई। सेना में लोगों को बलपूर्वक भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण लोगों में व्यापक क्रोध था। अब आपका मन नहीं है सेना में भर्ती होने का और आपको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाएगा तो क्रोध तो आएगा ही। महंगाई बढ़ जाएगी, अधिक किराया हो जाएगा, तो आम आदमी तो परेशान हो ही जाएगा। तो युद्ध के बाद भारतीय उद्योगों को अत्यधिक हानि हुई। लोगों को भोजन की कमी, इन्फ्लुएंजा महामारी, ठीक है, आदि का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी ने, ठीक है, अपने सत्याग्रह के दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत आए। भारत से पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी की वीरता की लड़ाई से सभी परिचित थे। सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का उनका अमल का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता है। वर्ष 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन किया, जो फसल की असफलता के कारण भोजन की कमी से पीड़ित थे, और सलाह दी कि जब तक उनकी छूट की मांग स्वीकार न की जाए तब तक वे राजस्व का भुगतान न करें। वर्ष 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट अंग्रेजी संसद के द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट ने राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान की थी, और इस अधिनियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था, और गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन के रूप में निर्धारित किया गया। इस दिन देश के सभी लोगों ने व्रत रखा और हड़तालों का आयोजन किया। ठीक है, यह गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। इसने असहयोग आंदोलन की नींव को चिन्हित किया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की। इस घटना से उत्साहित लोगों ने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमला किया, जिसके फलस्वरूप मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। उसके बाद 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए थे सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में, और कुछ लोग बैसाखी मेले में। खिलाफत आंदोलन। रॉलेट एक्ट के दौरान महात्मा गांधी ने महसूस किया कि भारत में उनका अधिक व्यापक आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है, लेकिन उनका विचार था
कि हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ लाए बिना किसी भी आंदोलन का आयोजन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का एक तरीका है कि वे खिलाफत का मुद्दा उठाएं। प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन तुर्की की हार के साथ समाप्त हो गया था। यह अफवाह फैल रही थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक कठोर शांति संधि लगाई जाएगी। भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी तुर्की नीति को बदलने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। मुस्लिम नेता जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। ठीक है, आंदोलन के द्वारा खिताब, सम्मान और मान पदों के आत्मसमर्पण के साथ शुरू करना पड़ा। ठीक है, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, ब्रिटिश न्यायालयों और विधानसभाओं, स्कूल और कॉलेजों और ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार करने की योजना बनाई गई। अंत में दिसंबर में जो है 1920 में नागपुर सम्मेलन के दौरान जो है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत आंदोलन पूर्ण बल से शुरू हुआ। उसके बाद देहातों में विद्रोह हुआ। ठीक है, आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं जो हैं लगाई गई और उसके बाद जो है आदिवासी किसानों द्वारा स्वराज की व्यवस्थाएं, बागानों में स्वराज की मांग, ये सब जो है तेज होने लगी। फिर उसके बाद अगला आंदोलन जो चलाया गया 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को जो है 1922 में वापस लेने का फैसला किया गया, क्योंकि फरवरी में जो है ये चौरी चौरा कांड हो गया था। तो चौरी चौरा की घटना जो 5 फरवरी को जो हुई थी संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। कुछ ही समय में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस घटना में 3 नागरिकों और लगभग 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सामूहिक जन संघर्षों के लिए तैयार होने से पहले उन्हें सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। अब कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार उत्पन्न होने लगे। तो जैसे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीतिक जैसे परिवार के अंतर्गत जो है में वापसी करने के लिए कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने अत्यधिक सशक्त जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया। तो उसके बाद साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारतीय नेताओं ने इस आयोग का विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नेता सम्मिलित नहीं था। जब वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आ पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने प्रदर्शन में भाग लिया। आपको बता दें कि इसी लाठीचार्ज में जो है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, 1928 में ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसका जो है पुरजोर जो है विरोध किया गया। फिर पूर्ण स्वराज की मांग अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए एक आधिकारिक स्थिति का निश्चित प्रस्ताव और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोल में सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह भी घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग जो है पूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष करने के प्रति वचनबद्ध होंगे। उसके बाद जो है गांधी जी का जो है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पॉइंट आता है और इस बिंदु को हम पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने विचार किया कि नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। पहले आपको बता दें कि नमक का भी कर देना पड़ता था भारतवासियों को। ठीक है, बिना कर का जो है जीना मुश्किल था।
तो उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का आग्रह किया था। इन मांगों में नमक के कर को ख़त्म करने की भी मांग शामिल थी। नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे क्रूर पक्ष बताया। इरविन मांग पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। अब 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा जो है गांधी जी ने शुरू कर दी। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने नमक कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी देने से इनकार कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई जगह पर वनीय लोगों ने वन में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन किया। तो सविनय आंदोलन को अब ये बंद कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं कि इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया और करीब 1 लाख 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब एक प्रमुख नेता अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1930 में गिरफ्तार किया गया तो शहर में कई हिंसक घटनाओं की सूचना मिली। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को बंद करने का फैसला किया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की फिर से पुनः स्थापना की गई और दिसंबर 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, लेकिन इस सम्मेलन का कोई लाभ नहीं हुआ। वे निराश होकर भारत वापस आ गए। उन्होंने पाया कि कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया है। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे, इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू किया और यह आंदोलन 1 वर्ष के लिए जो है जारी रखा गया। लेकिन वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है श्रमिक वर्ग जो है नागपुर क्षेत्र को छोड़कर औद्योगिक कार्यकलापों में कहीं दूसरी जगह बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। एक बहुत बड़ा जो है, जैसे हर जगह जो है आंदोलन का अलग अलग अर्थ माना गया। हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी इसमें जो है शामिल है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बारे में बात करें तो जो भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई रुचि नहीं दिखाई। गैर सहयोग और खिलाफत आंदोलन के गिरावट के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया और वर्ष 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के लिए काफ़ी नज़दीक थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। और बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की, तो 1914 से 1918 तक चला। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और 1916 में जो है लखनऊ समझौता होम रूल आंदोलन हुआ। 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, ये 3 जो है प्रमुख घटनाएं हैं। 1918-19 में बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया गया। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाया गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन वापस लेना। ठीक है, मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। 1930 में अंबेडकर जी द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। और मार्च 1930 में दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ना तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 26 जनवरी
को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1930 में ही, पहली बार ही मनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था लेकिन तब भी पहली बार मनाया गया था। मार्च 1931 को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो गई। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट इसे कहते हैं। और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी ने शुरू किया। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार बनाई गई। 1946 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 में भारत स्वतंत्र देश बना और 26 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ। 1931 में और 34 में छूटा हुआ 2 पॉइंट है। 31 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था और 34 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी समाप्ति हुई थी। कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए असहयोग आंदोलन, कोई पूछता है कि असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी भी प्रकार का सहयोग न करना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। मतलब इसमें सभी सरकारी कार्यों का सहयोग बंद कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, जिससे ब्रिटिश शासन स्वयं ही भारत को आज़ाद कर दे। उसका साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन के बारे में बता देते हैं कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित एक आयोग साइमन कमीशन कहलाता है, जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, ठीक है। इस प्रकार जो है इस चैप्टर में और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ने के लिए। इसको पढ़िए, समझिए, जो नहीं आता है पूछिए, फिर जो है आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे पहला आंदोलन जो है गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, तो बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में जो है आंदोलन चला रहे थे। चलिए, जो नहीं आएगा पूछिएगा, बताएंगे।